अयोध्या, बद्रीनाथ और अब केदारनाथ। केदारनाथ की सीट पर कांग्रेस की नजर है और इस बात की भनक बीजेपी को भी है। बद्रीनाथ के बाद अब केदारनाथ की बारी है, तो किसकी क्या है तैयारी? मंगलोर और बद्रीनाथ के नतीजों के बाद बीजेपी कुछ बेचैन है, क्योंकि मसला यहां पर सिर्फ एक अदद सीट का नहीं है, मसला उस सियासी संदेश का है जिसे विपक्ष दे रहा है। यह कि पहले अयोध्या, फिर बद्रीनाथ और अब केदारनाथ। हिंदुत्व के लिहाज से बद्रीनाथ सीट, केदारनाथ सीट और अयोध्या, तीनों का अपना महत्व है और इसके जरिए सियासी संदेश देने की कोशिश होती है। पहले अयोध्या, जो फैजाबाद सीट है, टेक्निकली देखा जाए तो फैजाबाद, लेकिन विपक्ष इसे प्रोजेक्ट कर रहा है अयोध्या के नाम से। फिर उसके बाद बद्रीनाथ में उपचुनाव और अब केदारनाथ में उपचुनाव होने जा रहा है। वजह यह कि केदारनाथ के विधायक का निधन हुआ और 6 महीने के भीतर चुनाव होना है, तो इसलिए बीजेपी ने अपनी कार्य समिति की बैठक में एक संकल्प लिया है और उस संकल्प में एक संकल्प यह भी है कि किसी भी हाल में केदारनाथ की सीट हाथ से नहीं जानी चाहिए। समझ लीजिए इस बात से कि इस चुनाव का कितना महत्व होगा। मसला यहां पर सिर्फ जीत और हार का नहीं है, सीट बढ़ने का भी नहीं है, मसला यहां है साख का, नाक का। और दूसरी तरफ केदारनाथ धाम को लेकर भी सियासत हो रही है, क्योंकि दिल्ली में मंदिर केदारनाथ की तर्ज पर, अब उस पर विरोध, यानी केदारनाथ में ही चुनाव है, केदारनाथ धाम को लेकर ही सियासत है। यह है सियासी कनेक्शन भी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। बद्रीनाथ और मंगलोर में जीत से गदगद अब कांग्रेस की निगाहें केदारनाथ सीट पर टिक गई हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि बद्रीनाथ सीट हारने के बाद सोशल मीडिया में एक मैसेज तेजी से वायरल किया जा रहा है। वो ये कि पहले अयोध्या में भाजपा की हार हुई और फिर बद्रीनाथ में, और अब बारी केदारनाथ की है। ऐसे में बीजेपी ने भी केदारनाथ के उपचुनाव को नाक और साख का सवाल बना लिया है। आलम यह है कि कार्य समिति की बैठक में बीजेपी की तरफ से निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और इसके साथ साथ केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर संकल्प लिया गया कि जीत हासिल करनी है। बाकायदा कार्यकर्ताओं को धरातल पर मेहनत करने का एक फरमान भी जारी हुआ है, यानी बीजेपी अयोध्या, बद्रीनाथ में हार की अहमियत का एहसास समझ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में केदारनाथ की विधायक शीला रानी रावत का बीमारी के बाद निधन हो गया, जिसके बाद अब 6 महीने के भीतर केदारनाथ में भी उपचुनाव तय है। ऐसे में कांग्रेस मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर कब्जा जमाने के बाद अब दावा कर रही है कि केदारनाथ सीट पर भी वही जीतेगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने अयोध्या सीट हारी, उसके बाद माहौल विपक्ष ये बनाने में जुटा है कि बीजेपी अब जिस राजनीति की धारा को मोड़ने की कोशिश कर रही थी, जनता उससे जवाब दे रही है। मगर इस सियासी लड़ाई के बीच केदारनाथ को लेकर भी एक नई बहस छुड़ गई है। दरअसल केदारनाथ धाम के नाम पर बन रहे दिल्ली में मंदिर को लेकर विपक्ष आक्रामक हो रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से सरकार के बयानों का बचाव किया जा रहा है, ये कहते हुए कि दिल्ली में बन रहा मंदिर धाम नहीं, सिर्फ एक मंदिर है, जिसके शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गए थे। देखिए, चुनाव कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गंभीरता से लेती है। और जहां तक कल कार्य समिति की बात है, कार्य समिति में हमारे पूरे प्रदेश के मंडल के अध्यक्ष, जिले के जिले के अध्यक्ष, जिले के महामंत्री और प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे विधायकगण, दायित्वधारी सभी लोग यहाँ उपस्थित थे
और मैं कहूँगा बहुत ही खुशनुमा माहौल में, बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत ही अनुशासन तरीके से कार्य समिति का संचालन हुआ, समापन हुआ। और मैं देखता हूं कि हर कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं अनुशासन देखने को मिला। और आगामी चुनावों के लिए, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो निकाय का चुनाव हो, चाहे वो केदारनाथ में उपचुनाव की बात हो, सभी चुनाव के लिए कार्यकर्ता पूरे उत्साह से यहाँ से उत्साह लेकर गए हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निकाय और पंचायत में अपना परचम लहराएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से केदारनाथ मंदिर और धाम के मुद्दे को लेकर सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कांग्रेस की माने तो धाम और धर्म के नाम पर बीजेपी सरकार उत्तराखंड वासियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नूचे, और अयोध्या से पिट के आगे नारायण के धाम में, बद्रीनाथ में पिट गए। अब ये नया सगुफा है, कुछ नहीं होने वाला। निराशा है बीजेपी के खेमे में, कार्यकर्ता खासे नाराज हैं। अपनी आइडियोलॉजी, अपने कैडर को टिकट जो पार्टी न दे पाई हो, वो बड़ी बड़ी बातें करे। अभी जो केदारनाथ के संग इन्होंने फिर एक नई घटना घटी है, उससे अब बाबा केदार भी इनसे क्रुद्ध होंगे और इनके खिलाफ जो है वहां माहौल बन गया है। और केदारनाथ भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से हारी। उत्तराखंड में तो देखा आपने, सियासत जोरदार है, मसला केदारनाथ है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर हैं। हनी पाठक बीजेपी का चेहरा है, गरिमा दत्त सोनी कांग्रेस का चेहरा है, कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हनी जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाह रहा था, इजाजत है? जी तिलक जी बताएं। हनी जी, आप कार्य समिति की बैठक में थी? जी बिल्कुल थी। तो क्या वाकई में यह संकल्प लिया गया है कि इस मतलब कुछ भी हो जाए केदारनाथ जीतना है? नहीं, ऐसा संकल्प नहीं लिया गया है। ये हमारी जो कार्य समिति की बैठक होती है, हाँ। ये हमेशा होती है प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर, बूथ स्तर तक भी कार्य समिति होती है। हाँ। तो जो चुनाव निकट आ रहा होता है उसके बारे में चर्चा होना लाजमी है। मतलब ये संकल्प लिया गया था वहां पर कि केदारनाथ देखिए ऐसा है तिलक जी, आपने सवाल पूछा है तो पूरा जवाब ले लीजिए। हाँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो भी चुनाव निकट आ रहा होता है उसको विजयी बनाने के लिए हम लोग संकल्प हर बार लेते, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। हाँ। तो जो विधानसभा का उपचुनाव अभी निकट में है उसको और किस तरीके से बेहतर बना के जीत के हम लोग ला सकते हैं, हाँ। उसके बारे में हम लोगों ने अगर बात करी है और कार्य समिति में चर्चा हुई है, तो मुझे नहीं लगता ये गलत है। नहीं, ठीक है आपकी बात, लेकिन ये बद्रीनाथ और मंगलोर में पन्ना प्रमुख नहीं बनाया था क्या? सब बने हुए थे, बने हुए। लेकिन आप ये देखिए ना कि हमारे वोट का मार्जिन मंगलौर में, जहां पर हम लोग इतने प्रतिशत से कभी भी नहीं जीते, हाँ। लेकिन वोट परसेंटेज हम लोगों की कितनी ज्यादा बढ़ी। नहीं, इसके लिए तो आपको पैराशूट कैंडिडेट, अपने पैराशूट कैंडिडेट को बधाई देनी चाहिए, शुभकामना देनी चाहिए जो आपने अपने पैराशूट। लेकिन हनी जी एक बात मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आते हैं कि पहले अयोध्या, फिर उसके बाद बद्रीनाथ और अब बाबा केदार और केदारनाथ मंदिर, और दिल्ली में बताइए केदारनाथ धाम की तर्ज पर मंदिर। अब बाबा नाराज हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हनी जी? ऐसा है तिलक जी, प्रतीकात्मक मंदिर हर जगह आज तक बनता चला आया है। उदाहरण के तौर पर आप 3 उदाहरण दीजिए। एक मिनट, आप 3 उदाहरण दीजिए। 3 उदाहरण। 2015 के तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुंबई में बद्री विशाल जी के मंदिर का सिर्फ उद्घाटन करने नहीं गए थे। 3 उदाहरण दीजिए मैडम, 3 उदाहरण। तब वो इतनी ज्यादा आक्रोश कहाँ था इनका? मैडम ये धाम इन्होंने ये सब बातें क्यों नहीं करी कि दूध की कंपनी नहीं है तो इसके फ्रेंचाइजी नहीं है तो उसकी फ्रेंचाइजी नहीं है? तब हरीश रावत जी के भी कान में इनको फूकना चाहिए था ना। मतलब आप कि ये कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। केदारनाथ में बाबा नाराज हो गए तो क्या होगा? देखिए ऐसा है, बाबा कभी भी नाराज अपने भक्तगण से आज तक होते नहीं है, और जो भी किया जाएगा वो कार्यकर्ता अपने बल पे करेंगे। तो आपको कोई अफसोस नहीं है? जनता का आशीर्वाद निश्चित तौर पे केदारनाथ धाम में जो विरोध हो रहा है उसका कोई अफसोस नहीं है आपको? देखिए केदारनाथ धाम में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था आज जाकर वो खत्म हो चुका है। नहीं, अगर न्यूज में देखें तो आई ना, निश्चित तौर पे वो खत्म हुआ है। ठीक। और पूज्य कैलाशानंद गिरी जी ने भी कहा है, एक मिनट, कि प्रतीकात्मक मंदिर आज तक बनते चले आए हैं। मैडम तो वो बना है तो कोई बहुत बड़ा इस पे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। समझिए, एक धाम का महत्व होता है, ठीक,
बिल्कुल आस्था होता और है। विश्वास के लिहाज से। आप ये मत बोलिए कि प्रतीकात्मक मंदिर बना दिया तो फिर यहां दर्शन कर लो, हैं? आप देखिए दूसरे धाम धर्म नहीं में बन रहा है मजाक वहां करके पे, देखिए तो पता चल जाएगा केदारनाथ आपको। धाम नहीं बन रहा है, केदारनाथ मंदिर का प्रतीकात्मक एक मंदिर मिनट, बन रहा है। और हनी बद्री जी, एक विशाल मिनट आ जी रहा हूं का आपके जब पास। मंदिर गरिमा जी रहेंगी आप? 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री यहाँ का गरिमा जी रहेंगी और बाकायदा फिर उसके मंदिर बाद बनवाए थे। कुलदीप जी। सिर्फ उद्घाटन में नहीं करते, ये इसे शिलान्यास भी करे थे, केदारनाथ मंदिर चुनाव के बनवाए लिए थे। आप सियासी कभी मुद्दा बना रहे हैं वाली गरिमा जी। बात क्यों नहीं आप उठाई ऑडियो थी? हनी जी का नीचे रहेगा, एक मिनट। ये चुनाव नजदीक है इसलिए इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। वो कह रहे हैं कि मंदिर है, धाम थोड़ी ना है। नहीं तिलक जी, प्रभु सबको सद्बुद्धि दे। बिल्कुल इस पर राजनीति नहीं हो रही, और जो राजनीति कर रहे होंगे उनको भी उसका दंड मिले, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। क्योंकि शरे रुष्टा शरे तुष्टा कहा जाता है महादेव को। ऐसे में तीसरी आंख खुलने की नौबत ना आए। हम तो सिर्फ हाथ जोड़कर यही निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, जाने अनजाने कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपया करके भोलेनाथ से, भोले शंकर से, केदार बाबा से हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए। इस उत्तराखंड की जनता से माफी मांग लीजिए, क्योंकि वो भी अनंतोगत्वा एक इंसान ही है और इंसान गलतियों का पुलिंदा होता है। अगर जाने अनजाने गाहे बगाहे वो किसी के गलत मार्गदर्शन पर वहां चले गए और बार बार उनके भाषण में, एक बार नहीं कई बार उन्होंने इसको कहा कि केदारनाथ धाम यहाँ पर बनेगा और यहाँ आप आइए, वहाँ तो 6 महीने 4 महीने दर्शन होते हैं, यहाँ तो 12 मास दर्शन होंगे। और तो और कहते कहते ट्रस्ट का अध्यक्ष रौतेला तो ये तक कह गया कि जो बुजुर्ग लोग केदारनाथ धाम नहीं जा सकते उनको तो मेरे ही मंदिर में आकर मोक्ष मिल जाएगा। आप बताइए लोगों को मोक्ष कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, ये ट्रस्ट का अध्यक्ष और भाजपा तय करेंगे। और ये मैं साफ हनी पाठक से कह देना चाहती हूँ, ये धाम आप लोगों की जागीर नहीं है, ये उत्तराखंड के हैं, ये सबके हैं, ये समूचे देश के हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे पौराणिक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ का। उसकी आस्थाओं के साथ, उसके आध्यात्मिक महत्व के साथ जो आपने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, आपको बाबा केदार माफ नहीं करेंगे। और मैं साफ तौर पर कहना चाह रही हूँ तिलक जी, इस पर कोई राजनीति नहीं हो रही। हमने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और माननीय वर्तमान अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अगर धामी जी अपनी भूल सुधारना चाहें और कहें कि ये गलत कृत्य हो गया है, इसको अब हम ठीक करेंगे, तो हम तो स्वागत करेंगे और उसमें रचनात्मक और एक सहयोगात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। इस पर चुनाव में असल ये चुनाव में मुद्दा बन चुका है। जी मैं सवाल समझी नहीं, बोलिए। ये मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है क्योंकि चुनाव भी है केदारनाथ में। नहीं मुद्दा नहीं, मुद्दा खुद देखिए भाजपा बना रही है। जब मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहेंगे कि शेर की खाल में भेड़िए, अब मुख्यमंत्री साफ करें, या तो 2 उपचुनाव हार गए, अपने कार्यकर्ताओं को शेर की खाल में भाई भेड़िया कह रहे हैं जिनकी बदौलत वो हारे अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को और तीर्थ पुरोहितों को शेर की खाल में भेड़िया। हनी जी जवाब दीजिए। ये भी कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। ओके हनी जी, इस तरह की भाषा कौन है वो शेर की खाल में भेड़िया? कौन है पूछ रहे हैं, कह रहे हैं शेर की खाल में भेड़िया कौन है? जो शेर की खाल में भेड़िया होगा वो निश्चित तौर पे समझ गया होगा कि मुख्यमंत्री जी का इशारा किसकी तरफ है, क्योंकि अक्लमंद को इशारा काफी होता है। और जो अत्यधिक अक्ल बोलिए ऑडियो डाउन कर देखो, तिलक जी आप बोलिए ऑडियो डाउन कर देखो, ये तो पक्षपात वाली बात हो गई है, क्योंकि बीच में इंटरप्ट करना इनके खून में है मुझे लगता है, क्योंकि ये लगातार इंटरप्ट करती है। एक सभ्य प्रवक्ता की तरह ये डिबेट में नहीं बैठ सकते कि इंटरप्ट नहीं किया जा सका। अब आप बताइए, देखिए अकलमंद को इशारा काफी तिलक जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो कह दिया शेर के खाल में भेड़िया। अब जो शेर के खाल में भेड़िया होगा उसको सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही होगी और वो सबसे ज्यादा समझ गया होगा कि कौन है शेर के खाल में भेड़िया और कौन जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है और कौन सच्चाई सामने नहीं आने दे रहा है। इतनी देर से इन्होंने इतनी सारी बातें करी, लेकिन ये नहीं बताया कि 2015 में मुंबई में जब बद्री विशाल जी का मंदिर स्थापित किया गया था तब कौन सा श्राप आपको लग गया? गरिमा जी जवाब देंगे, फिर कुलदीप जी वक्त आपको। त्रिनेत्र अपना नहीं गरिमा जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए हनी पाठक जहाँ कुतर्क कर रही है, सीधा सा सवाल आपका था कि ये शेर की खाल में, मैंने वही जवाब दिया, मंत्री ने जवाब वही दिया। समझदार खुद इशारा काफी समझ जाए, इसका मतलब आपको भी नहीं समझ में आ रहा है। और साफ तौर पर मैं कहना चाहती हूँ 228 जिसके लिए कहा था उसे समझ में आ गया। मंदिर से शंकराचार्य जी खुद कह रहे हैं कि जो लोग उसकी जांच नहीं बैठा पा रहे हैं
वो इस केदारनाथ धाम की जांच क्या बैठाएंगे। मैं आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ तिलक जी कि राजेंद्र अजय की चिट्ठियां चीफ सेक्रेटरी को लिखी हुई आज भी मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है, जिसमें वो चीफ सेक्रेटरी से कह रहे हैं कि 2 पुलिस वाले आपने दिए हैं 228 किलो सोने की रखवाली के लिए, वो नाकाफी है और सिक्योरिटी बढ़ाइए क्योंकि सोना बहुत ज्यादा है केदारनाथ के अंदर। और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कुलदीप जी, घोड़े जोशीमठ की दरारें, वो सोना ले जाया गया। जोशीमठ की दरारें बद्रीनाथ में मुद्दा बनी और केदारनाथ में अब मसला आ गया केदारनाथ धाम का। अयोध्या में मिली हार, भले ही वो फैजाबाद है, लेकिन मसला अयोध्या आ गया है। तो ये किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, और वहां पे दूसरी तरफ संकल्प बीजेपी का कि केदारनाथ नहीं हारना। देखिए तिलक, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की भाजपा कई राजनीतिक गलतियां कर रही है और अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें जो हार हुई है ये भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उन्हीं गलतियों का खामियाजा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आम कार्यकर्ताओं के साथ, जो जमीनी कार्यकर्ता है उनके साथ जो उनका संवाद होना चाहिए था, उनकी जो कनेक्टिंग होनी चाहिए थी, उसमें एक बड़ा गैप देखने को मिला है। ठीक है, और आप देखिए भले ही इस समय का जो उपचुनाव रहा हो, ये उपचुनाव से ना तो भाजपा को फर्क पड़ा ना ही कांग्रेस को बहुत ज्यादा लाभ हुआ। ठीक है, 19 से 20 हो गई भाजपा, सॉरी कांग्रेस, भाजपा के पास 47 थे, उनके पास उतने ही, जहां थी वहीं खड़ी है जी। लेकिन जो बड़ा फर्क पड़ा है वो पड़ा है दोनों की ऊर्जा में और वैचारिकता में। कांग्रेस इन दोनों उपचुनाव को जीतने के बाद बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रही है और उसने एक तरीके से जो एक राजनीतिक हार का जो तनाव था उसके बाद लोकसभा के हार का, वो इससे दूर हुआ है और उसको एक नया डायरेक्शन मिला है। और एक बड़ी चीज यहाँ पर ये निकल करके आई कि हालांकि मैं इस चीज को लेकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के भीतर जिस तरीके का सिर्फ सवाल है, ऐसे में ये कितना सफल होगा ये भी देखने वाली बात होगी। नहीं, इस चुनाव में तो ये सबके सब साथ दिखाई दिए, वो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, वहां पर तो सारे एक साथ दिखाई दिए। बिल्कुल, मैं इसी बात की तरफ इशारा कर रहा था। और जिस तरीके से मंगलौर सीट और बद्रीनाथ सीट को लेकर के जो जीत के बाद जो चीजें निकल करके आई और सीधा टारगेट ये हुआ कि अगला लक्ष्य केदारनाथ है, तो उस दिशा में जिस तरीके से ये कोशिश की गई, ये एक अच्छी शुरुआत है कांग्रेस के लिए, जो पिछले 10 सालों में 7-8 सालों में जो उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति हुई है उसके बाद। लेकिन भाजपा ने, देखिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बड़ी समस्या है। चुनाव जीतने के बाद एक तो ये है कि 2014 के बाद भाजपा के नेताओं में ये एक आम निकल करके आ रहा है और जनता में भी ये बात आम है, भाई मोदी के दम पे चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है ना, अपने दम पे तो चुनाव जीतने का उतना सामर्थ्य अब उस तरह का रहा नहीं है। ठीक है, ना ही वो दिखता भी है, क्योंकि जनता के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ उस तरह की कनेक्टिंग है नहीं। खामियाजा लोकसभा चुनाव में जो सीटों का अंतर है वो स्पष्ट निकल करके आ रहा है उत्तराखंड में भी और देश में, और वोटों के अंतर से। लेकिन अभी जो देखिए मंगलौर सीट में जो मंगलौर सीट वहां पर पूर्व विधायक की मृत्यु हुई और नैसर्गिक सीट खाली हुई, लेकिन बद्रीनाथ विधानसभा की सीट क्यों खाली हुई, ये एक बड़ा सवाल है। भाजपा की कार्य समिति हुई, उस कार्य समिति में उस सीट को लेकर के कोई चर्चा नहीं। बद्रीनाथ 14 लोकसभा की विधानसभा की पौड़ी लोकसभा में 13 सीटें भाजपा के पास, क्या जरूरत थी उसको बद्रीनाथ विधानसभा को अपने पास लाने की। उस विधानसभा नहीं हो सकता है कि वो जो अंतरात्मा की आवाज टाइप का मामला होता है कुलदीप जी, और वो अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी और जो भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर आरोप लगे थे जिनकी पत्नी पर, वो अंतरात्मा जागी हो, फिर क्या पता इस वजह से वो कोई अपनी विधायकी क्यों कुर्बान करेगा, और वो भी राजेंद्र भंडारी। देखिए वही तो सवाल है ना कि रातों रात ऐसा क्या हो गया। हाँ। 6 महीने पहले आपने जिनकी पत्नी को जिला पंचायत के पद से हटाया, जिनके खिलाफ 2022 के विधानसभा चुनाव में आप कुलदीप जी वहां तक तो मामला ठीक है, यहाँ तो उत्तराखंड में ऐसे ऐसे नेता जिन पे कहा हो कि बेटी भाग गई, चेक करो, ये वाले नेता तो नहीं आए थे, उनको गोद में बिठा के बस में बिठा के हमने देखा ऐसे विक्ट्री का साइन, ऐसे यूं बस में आगे बैठ के विक्ट्री का साइन था ऐसे, बिल्कुल तिलक जी, और हाथ में हाथ गले में गले डालते हुए ये ऐसे ही था तमाम। बिल्कुल यही जबरदस्त वॉल्वो आई थी बाहर विधानसभा के। खैर हनी जी जो बात कुलदीप जी कह रहे, जितनी बात मैं समझ पाया, मंगलौर में पैराशूट आया, ठीक, उनसे पूछा एमएलए की फुल फॉर्म क्या, कह रहे कि एमएलए छोड़ो विधायक बनूंगा। उनसे 3 बार पूछा कि जनाब आप कपड़ों की तरह पार्टी बदलते हैं, रंग बदलते हैं, सीट बदलते हैं,
विचारधारा बदलते हैं, बोले नहीं सब ठीक है विधायक बना दो, बोले एमएलए की फुल फॉर्म, बोले नहीं मालूम। बद्रीनाथ सीट आपने एक चुने हुए विधायक को कुर्बान कर दिया, इन्होंने अपने कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट दिया, वो कर्मठ कार्यकर्ता जीत गया। लेकिन हनी जी, केदारनाथ में आम कार्यकर्ताओं का हक तो नहीं मारा जाएगा? देखिए ऐसा है तिलक जी, जो लगेगा कि जिताऊ कैंडिडेट है उसको पूरी तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी टिकट देने के लिए आगे आएगी और वो निश्चित तौर पर लड़ेगा और संगठन हमारा लड़वाएगा। और कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये हमारा संगठन तय करेगा, ये मैं तय नहीं करती हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे अभी हमारी बड़ी बहन ने कहा कुतर्क दी है हनी पाठक इस बात पर, मैंने कोई कुतर्क नहीं दिया है। मैंने एकदम एक सेंटेंस में जो आपने सवाल पूछा वो किसके लिए कहा, मैंने एक सेंटेंस में जवाब दिया कि जो अक्लमंद को इशारा काफी जिसको लगेगा वो भेड़िया वो समझ जाएगा। घूम रहे हैं आप? मैं आपको तिलक जी सेकंड टाइम ये बात कह रही हूँ कि ये हमारा संगठन तय करेगा और निश्चित तौर पे जो संगठन तय करेगा वो सही व्यक्ति ही तय करेगा। और जहां तक राजेंद्र भंडारी जी की बात है, उनको जबरदस्ती कोई पकड़ के नहीं लाया था, वो हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते थे, वो आए और वो नहीं जीत पाए। तो उसकी कमियों पे जिस प्रकार से अभी कुलदीप भाई साहब बता रहे थे कि उस पर हमारे यहाँ कार्य समिति में विचार विमर्श नहीं हुआ, तो मैं बताना चाहूंगी हमारी कार्य समिति में पहले ही बोल दिया गया था कि जहां हमारी हार हुई है वहां पर समीक्षा करेंगे और निश्चित तौर पर हमारी कल की कार्य समिति में उसमें भी समीक्षा हुई है और मैं खुद वहां पर स्वयं थी। दोनों सीटों पर क्या समीक्षा होनी चाहिए थी वो भंडारी जी आए थे क्या? जी आए होंगे, मैंने नहीं देखा था। अच्छा आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने कहा हारने के बाद एक होती है तकलीफ होती है, अच्छे खासे विधायक थे कल तक, पर प्रदेश कार्य समिति में जो प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य होगा वो ही वहां पर आएगा। मेरे को मालूम नहीं था, वो तो सदस्य भी नहीं है वो, खैर वो अभी तो आए कांग्रेस छोड़ के, खैर कोई बात नहीं। गरिमा जी जवाब दीजिए उनकी बात का, वो ये कह रहे हैं हम जिताऊ कैंडिडेट लेकर आएंगे और केदारनाथ को मुद्दा बनाने की कोशिश मत करिए। एक सवाल मेरा भी 2015 तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, मुंबई बद्री विशाल जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी इसका भी सवाल ले लीजिएगा। तिलक जी प्लीज सवाल ले लीजिएगा कि इनको संस्कारों से कोई मतलब, तिलक जी इनको रीति नीतियों से कोई मतलब नहीं, ओनली आंसर अबाउट 2015 मुंबई बद्री मंदिर का शिलान्यास जो मुंबई में हुआ था, तब महादेव का कौन सा त्रिनेत्र नहीं खुला था, उसका जवाब भी प्लीज मुख्य प्रवक्ता से ले लीजिए। सरकार को ही स्टेबलाइज और दूसरा ये अभी एक महाराज का नाम बता रही है कैलाशानंद गिरी जी भी ये कह रहे हैं कि इसको मुद्दा मत बनाओ, लेकिन अब तो दोनों ही है, वो भी बोल रहे हैं ये भी बोल रहे हैं, तो जब उनका सुन रही है तो इनका भी सुनिए ना, इनके सुनने के लिए कान में क्यों आवेदन बदल करवाना पड़े, लेकिन हम जिताऊ कैंडिडेट को लाएंगे। यानी कि मैं कहता हूं हमारी वो जिताऊ कैंडिडेट ही थी, का खामियाजा जिताऊ कैंडिडेट ही थी। कल तीरथ रावत ने अपने हरि के चरणों में स्थान प्राप्त किया, उससे साफ समझ में आ रहा है कि निर्णय जो है वो पूरी दुनिया घुमा जा रहे हैं मुख्य प्रवक्ता, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं देंगे कि 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी मुंबई में बद्रीनाथ के मंदिर का वहां पर शिलान्यास क्यों किया था। दूसरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है अभी तक कि एक महाराज का नाम बता रही है, तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी का भी कृपया बताइए ना, एक का सुन रही है जो आपके मतलब का, एक का नहीं सुन रही है जो आपके मतलब का नहीं, ये भी गलत है ना। एक मिनट गरिमा जी का ऑडियो रहेगा, एक मिनट। हनी जी, हनी आपकी बात आ गई ना हनी जी, ये 2015 में वो बद्रीनाथ मुंबई वाला क्या मामला था? बहुत सही सवाल किया आपने तिलक जी। 2015 में मैं आपको यहाँ उत्तराखंड में दर्जनों बद्रीनाथ मंदिर दिखा सकती हूँ। ग्रामीण अंचलों में हर तीसरे हर चौथे मंदिर का नाम बद्रीनाथ मंदिर है, इसलिए क्योंकि लोगों की आस्थाएं उससे जुड़ी हैं। उस मंदिर की स्थापना में और इसमें जमीन आसमान का फर्क इसलिए है, और यही कारण है मंदिर स्वयं पूरा बद्रीनाथ धाम नहीं है। जवाब सुन लीजिए, वो प्रतीकात्मक मंदिर है। अरे आपकी बातों आप सवाल ही कर रही हैं, वो मुंबई का बताइए, उत्तराखंड के बाहर का बताइए। मैं मुंबई का ही बता रही हूँ, आप उत्तराखंड के बाहर का बताइए। आप बताने कहाँ दे रही हैं? नहीं यही सवाल जवाब दे रहे हैं ना आपके सवाल का। ये है कि जब मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर बन रहा था
तब आप लोग चुप क्यों थे? महादेव का त्रिनेत्रा नेत्र नहीं खुला। एक मिनट आप हनी जी उनको बोलने दीजिए प्लीज। जो विपक्ष धर्म है वो उस वक्त की भाजपा ने नहीं निभाया। अगर आपको लगा कि क्योंकि हमारे पास सेंस है, हमें पता है कि प्रतीकात्मक मंदिर कौन होता है और धाम क्या होता है। निभाया किसी संत महात्मा पुरुष ने किसी अरे तो वही तो मैं कह रही हूँ कि हमारे पास सेंस है। हमने ये नहीं कहा कि उत्तराखंड नहीं आ पाएगा, वो तरीके के नहीं करते हैं। हम प्रतीकात्मक मंदिर और धाम में अंतर समझते हैं। हम इस तरीके के कार्य नहीं करते हैं, राजनीति हम नहीं करते। सुरेंद्र रौतेला के ट्रस्ट से भी कह रहे हैं बनाइए केदारनाथ मंदिर, लेकिन धाम शब्द हटाइए और केदारनाथ धाम के नाम से चंदा उगाई बंद कीजिए। मैं हैरान रह गई तिलक जी जब सुरेंद्र रौतेला ने बताया मात्र 2 साल पुराना उनका ट्रस्ट है और ट्रस्ट का नाम की एनओसी के लिए बीकेटीसी के पास आया। अरे तिलक जी केदारनाथ में उपचुनाव है, इस कारण ये कुछ दिन की सरगर्मी कर रही है। लेना देना नहीं है। क्यों नहीं ये भी तो बताइए। और वो ट्रस्ट तो मात्र 6 महीने पुराना था जिसके लिए वो शिलान्यास करने गए थे। राजनीति में धार्मिक मुद्दे तभी स्वीकार किए जाते हैं जब उनका राजनीतिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा हो। ठीक है, भारत में जो सबसे बड़ा धार्मिक आंदोलन रहा वो राम मंदिर के निर्माण को लेकर के रहा। ठीक, भाजपा ने उस आंदोलन को उस विषय को तब अंगीकार किया जब जनमन के बीच में वो आंदोलन बहुत तेजी से पनप रहा था और भाजपा ने एक राजनीतिक दल के रूप में उस मुद्दे को अपने एजेंडे में भी शामिल किया और आगे बढ़ा। वर्तमान में जो ये बात निकल करके आ रही है प्रतीकात्मक धाम की, हालांकि देखिए ना तो मैं कोई धर्म गुरु हूँ और ना ही मैं कोई धर्म धुरंधर हूँ, तो मुझे जानकारी होगी कि भाई प्रतीकात्मक मंदिर प्रतीकात्मक भी हो सकते हैं। खैर, लेकिन चूंकि मैं उसी बद्री केदार क्षेत्र का हूँ और इस तरह की चीजें हमने कभी सुनी नहीं। अब इस तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं और इसमें मुद्दा ये है कि अब ये एक राजनीतिक स्वरूप लेता जा रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि इससे राजनीतिक लाभ उनको केदारनाथ के लोग उपचुनाव में राजनीतिक लाभ मिल सकता है। वो इस मुद्दे को कैश करने की कोशिश में है। इससे ज्यादा इधर कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का इससे कोई बहुत ज्यादा धार्मिक, क्योंकि कांग्रेस के एजेंडे में कभी चीजें नहीं रही हैं। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा वो चीज उनका वास्ता हो, सिर्फ एक राजनीतिक विषय दिख रहा है। लेकिन भाजपा के लिए अब ये एक गले की घंटी बन चुकी है, क्योंकि इसमें जो मुख्यमंत्री की एंट्री हुई उसके बाद से ये चीजें जो निकल करके आई हैं, ठीक है ना, विपक्षी दल पर उंगली करके आई है, उससे ये इशू बड़ा हो गया। करना चाहते हैं अपने धर्म पे करिए ना विपक्षी दल वाली हरकतें, बिना सेंस पे क्यों विपक्षी दल वाली हरकतें कर रहे हैं। इस चैप्टर को देखिए, बहुत अच्छी बात कुलदीप जी ने कही कि ना आप धर्म गुरु हैं और ना हम। ठीक, धर्म गुरु ने अगर आपत्ति जताई है तो इसके पीछे कोई वजह होगी, पहली बात हनी जी। और धाम एक ही है, शिव का धाम एक ही है, दूसरा धाम नहीं हो सकता। किसी और धर्म में आप बना लीजिए प्रतीकात्मक मंदिर, छोड़िए गुरुद्वारा बना लीजिए, धाम कोई और हो ही नहीं सकता। आप दूसरा गोल्डन टेम्पल बना सकते हैं, किसी और धर्म में चले जाइए, बना सकते हैं प्रतीकात्मक। मैंने कहा धाम का तो कोई इसलिए इसको गंभीरता से लीजिए। कहीं आस्था पे अगर ठेस पहुंच रही है और अगर शंकराचार्य कह रहे हैं तो इसको समझना चाहिए, बाकी विवेक आप लोगों का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी आपका भी, हनी जी आपका भी और कुलदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या, बद्रीनाथ और अब केदारनाथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।